बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मुख्तार चौहान। जैसा कि पहले भी आप मेरी वीडियोस में मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात सुनते रहते हैं, आज भी मैं आपके साथ एक ज़ाती एक्सपीरियंस और कुछ सच्ची कहानियां आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो बात यह है कि मैं एक ऑफ़िस में काम करता हूं। ऑफ़िस मेरे घर से तकरीबन 15-16 किलोमीटर दूर मसाफत पर है। तो आते जाते हुए मेरी एक आदत है कि मैं रास्ते में अगर कोई रोड पर खड़ा हुआ नज़र आ जाए तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको लिफ्ट दे दूं। तो इसी तरह मैं जब ऑफिस से वापस आ रहा था तो एक बच्चा मुझे रोड पर खड़ा हुआ नज़र आया। मैंने उस बच्चे को मोटरसाइकिल पर लिफ्ट दे दी और रास्ते में आते हुए अक्सर मैं उनसे बातचीत भी करता हूं और उनसे कुछ मतलब गपशप लगाता हूं। तो उस बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा आपने कहाँ जाना है? कहने लगा कि चाचू मैंने इधर एक साथ ही मस्जिद है वहाँ जाना है। तो मैंने उससे पूछा कि वहाँ मस्जिद में आप क्या करने जाते हो? उधर या तो आपका घर आपका किधर है? तो वो कहने लगा कि मेरा घर तो यही है, मैं छुट्टी पर आया हुआ था, वहाँ मस्जिद में मैं काम करता हूँ। तो मैंने कहा क्या काम करते हैं? कहता है कि जी मैं मस्जिद में खादिम हूँ, मस्जिद की सफाई वगैरह करता हूँ, अजान देता हूँ। तो मैंने कहा कि अभी आपकी इतनी छोटी सी उम्र है तो आप क्या मस्जिद में जाकर क्या करते हैं? आप मुलाजमत क्यों कर रहे हैं? आपने आगे पढ़ा नहीं है? कहता है कि जी मैं 8वीं क्लास तक पढ़ा हूँ, 8वीं क्लास के बाद मैंने हिफ्ज़ किया है। तो हिफ्ज़ करने के बाद हमारे घर के हालात बहुत कशीदा हो गए। मेरे वालिद साहब एक मज़दूर हैं तो उनकी ज़्यादा इनकम नहीं है। हम घर के तकरीबन 8 फ़र्द हैं, गुजारा नहीं होता था। तो अब्बू ने कहा कि बेटा अभी आप पढ़ नहीं सकते, प्लीज़ आप मेरा साथ दें और कोई काम करें। तो मैंने इधर उधर से चेक किया, इस मस्जिद में मुझे जगह मिली, यहाँ पर मैं खादिम के तौर पर आ गया। तो यहाँ मेरी 32,000 तनख्वाह है। मैंने कहा बेटा आप आगे पढ़ाई जारी भी रख सकते हैं, अभी आपने 8वीं क्लास तक पढ़ा है, आप आगे पढ़ भी सकते हैं। तो वो बच्चा मुझे कहता है कि चाचू मेरी कोशिश है कि मैं आगे पढूं, लेकिन मसला ये है कि इधर सारा दिन मुझे काम करना पड़ता है, सारा दिन मस्जिद में सफाई करना पड़ती है, तो मैं कैसे पढूं? तो बात ये है कि वो बच्चा अभी जिसकी उम्र बिल्कुल 15-16 साल है, वो इतना घर की वजह से परेशान हुआ है। वो कहता है कि हम पर कर्जा है। मैंने कहा बेटा कर्जा तो मुझ पर भी है, लेकिन मेरे 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने तो अपने बच्चों को मुलाजमत पर नहीं लगाया। तो वो मुझसे पूछता है कि चाचू आप पर कितना कर्जा है? तो मैंने कहा तकरीबन 1.5 लाख के करीब कर्जा है। तो वो कहने लगा कि चाचू हम पर, मेरे बाप पर 7.5 लाख रुपए का कर्जा है। तो आप मुझे बताएं कि मेरा मजदूर बाप वो कर्जा कैसे उतार सकता है? तो मैं बहुत ही हैरान हुआ। उतनी देर में मस्जिद करीब आ गई, वहाँ उसको मैंने ड्रॉप किया और आगे चला गया। अच्छा, यहाँ से मैं अपनी दूसरी कहानी शुरू करता हूँ। इसी तरह जब मैं ऑफिस से एक दफ़ा वापस आ रहा था, रोड पर मुझे तकरीबन 10-12 साल का बच्चा एक खड़ा हुआ मिला। मैंने उसके पास आकर मोटरसाइकिल रोकी और कहा कि बेटा आपने कहाँ जाना है? तो वो कहने लगा कि चाचू मैंने ये यहाँ करीब ही एक मंडी है, सब्ज़ मंडी, मैंने वहाँ जाना है। मैंने उस बच्चे को लिफ्ट दे दी और साथ बिठा लिया। जैसा कि पहले भी मैं बातचीत करता रहता था, उस बच्चे से भी मैंने सवाल किया कि बेटा आप मंडी में क्यों जा रहे हैं, कुछ सब्ज़ी वगैरह खरीदने जा रहे हैं? कहता है कि नहीं चाचू मैं वहाँ काम करता हूँ। तकरीबन 3 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा बेटा इस टाइम आप उधर वहाँ क्या काम करते हैं मंडी में? कहता है कि जी हम ये तरबूज वगैरह या ट्रक पर कोई भी चीज़ गाड़ियों में जो आती है वो हम उतार कर दूसरी गाड़ी में लोड करते हैं और शाम तक तकरीबन 500-600 रुपया बन जाता है। तो मैंने उस बच्चे पे सवाल किया कि क्या आप स्कूल नहीं पढ़ते? तो कहता है कि चाचू असल में मसला ये है कि मैं स्कूल भी पढ़ता हूँ, मैं 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मैं जब स्कूल से आता हूँ तो आके पहले खाना खाता हूँ, उसके बाद स्कूल का काम करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ मंडी में आकर काम करता हूँ। तो 500-600 रुपया दिहाड़ी मिल जाती है मुझे। तो मैंने कहा कि आपको इतनी क्या मजबूरी है बेटा कि आप पढ़ाई भी करते हैं, साथ ये काम इतना मुश्किल काम है, इतना सख्त काम आप क्यों करते हैं? तो कहता है
कि चाचू असल में मसला ये है कि हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मेरे वालिद साहब फौत हो चुके हैं, तो घर में और कोई काम करने वाला नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूँ। यकीन करें कि उसकी बात सुनकर एक दफ़ा मैं बहुत ही परेशान हो गया, बहुत ही टेंशन में आ गया कि देखें ये इतना छोटा सा बच्चा है और इस पर अभी से इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी आयद हो चुकी है कि ये साथ साथ पढ़ भी रहा है और साथ साथ काम भी कर रहा है, और इतना मुश्किल काम जो कि बड़े लोग भी वो काम करने से घबराते हैं, पल्लेदारी से घबराते हैं, सामान उठाने से घबराते हैं, लेकिन वो बच्चा काम कर रहा है। वजह क्या है कि ये मजबूरी है। यहाँ से शुरू होती है मेरी तीसरी कहानी और तीसरा एक्सपीरियंस। इसी तरह जिस तरह पहले मैंने आपको 2 कहानियाँ सुनाई हैं, रोड पर आते हुए एक 20-25 साल का बच्चा लिफ्ट के लिए उसने मुझे कहा, तो मैंने मोटरसाइकिल रोक कर उसको मोटरसाइकिल पर लिफ्ट दी और रास्ते में आते हुए हमेशा की तरह उसके साथ सवाल व जवाब शुरू कर दिए। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आप क्या काम करते हैं और किधर होते हैं? कहता है कि मैं इधर फैक्ट्री में काम करता हूँ और लोडिंग अपलोडिंग का काम करता हूँ, ट्रकों पर जाता हूँ और वहाँ से लोडिंग अनलोडिंग करके तो दिहाड़ी लगा के घर आ जाता हूँ। तो मैंने कहा कि क्या आप स्कूल नहीं पढ़ते? कहता है कि जी मैंने 9वीं तक पढ़ा है, उसके बाद स्कूल छोड़ दिया है। मैंने कहा वजह क्या है, आपने स्कूल क्यों छोड़ा? उसने कहा कि अंकल असल में मसला ये है कि मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं, तो घर की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, तो अब्बू ने कहा है कि आप अभी पढ़ाई छोड़ो और काम करना शुरू कर दो ताकि घर के हालात कुछ ठीक हो जाएं और घर का ये रोटी वगैरह चलती रहे, हमारा चूल्हा जलता रहे। तो मैंने उससे पूछा कि आप किस गांव के हैं? उसने मुझे गांव का बताया। तो फिर मैंने पूछा कि आपके वालिद साहब का क्या नाम है? तो जब उसने वालिद का नाम बताया तो एक दफ़ा मैं मुकम्मल तौर पर टेंशन में आ गया, क्योंकि उसने अपने वालिद का नाम बताया और अपने गांव का नाम बताया, तो मुझे पता चला कि वो मेरे एक क्लास फेलो का बेटा है। वो क्लास फेलो जो मेरे साथ क्लास में पढ़ता था, तो उसकी अपनी एक टुश टश होती थी, वो एक ज़िम्मेदार था, वो एक बहुत बड़ा पैसे वाला और दौलत वाला इंसान था और क्लास में किसी को खातिर में नहीं लाता था, खूबसूरत शक्लो सूरत वाला था। तो उसका बेटा इस तरह पल्लेदारी कर रहा है। मैं बहुत ही परेशान हुआ। मैंने कहा कि बेटा आपके वालिद साहब को क्या हुआ है? कहता है कि जी उनको शुगर का मर्ज़ है और डायलिसिस हो रहे हैं, हम हफ्ते बाद उनको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और वहाँ जाकर उनके डायलिसिस करवाते हैं। तो ये बहुत ही परेशानी वाली बात थी मेरे लिए। मैंने उस बच्चे को हौसला दिया, मैंने कहा कि ठीक है बेटा आप काम करें, मैं इंशाल्लाह आपके वालिद साहब से ज़रूर मिलूँगा। तो फिर मैंने उसको बताया कि आपके वालिद साहब मेरे क्लास फेलो थे। तो फिर आगे आकर उसको मैंने ड्रॉप कर दिया। मेरी कहानियाँ यहाँ पर ख़त्म हो गई। अभी जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हम लोग दिन में कितने पैसे खर्च कर देते हैं। बेवजह ही हम पैसा खर्चने में बहुत माहिर हैं। इस्लाम हमें दर्स ये देता है कि अपने घर वालों माँ बाप से दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो रिश्तेदार आते हैं। आप अगर किसी को 1 रुपया 10 रुपये दे देते हैं या कोई आटे की बोरी देते हैं, तो साथ आप तस्वीर बनवा कर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं कि मैंने फलां आदमी को एक आटे की बोरी दी है। ये क्या है? हम मुसलमान हैं, हम अपने इर्द गिर्द नहीं देखते। असल में सबसे पहले हमारे रिश्तेदारों का हक होता है। क्या ये तीनों बच्चों की जिनकी स्टोरीज मैंने आपको बयान किए हैं, आपको बताया है, इन तीनों बच्चों के कोई रिश्तेदार नहीं है। एक का वालिद फौत हो गया, 2 के वालिदैन हैं लेकिन बीमार हैं, मजदूर हैं, मजबूर हैं। तो उनके रिश्तेदारों को कोई पता नहीं है कि ये हमारे मजबूर लोग हैं, हम इनकी मदद करें। हम इधर उधर तो बहुत ज़्यादा खर्चे कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे रिश्तेदार
बीमार पड़े हुए हैं या इनके वालिद साहब फौत हो चुके हैं, हम इनकी कुछ मदद कर दें, तो सबसे पहले रिश्तेदारों का हक होता है। आप कोशिश किया करें कि अपने इर्द गिर्द ख्याल रखा करें, अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का ख़ास कर ख्याल रखें, उनकी हेल्प किया करें, उनके साथ बातचीत किया करें। असल में वो कुछ लोग सफ़ेद पोश भी होते हैं, वो बताते नहीं हैं कि हमें कुछ मदद की ज़रूरत है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि बजाय इधर उधर के खर्चे करने के आप किसी बच्चे की सरपरस्ती लें, आप किसी बच्चे को पढ़ाने में उसकी मदद करें। तो ये आपका अमल दुनिया में भी आपको सुरखरू करेगा और आखिरत में भी आपके लिए बायसे फ़ख्र होगा, बायसे सवाब होगा। राय मेहरबानी अपने रिश्तेदारों का ख्याल किया करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।